Hello, बच्चों. This is Dolly Sharma, your own chemistry ma'am. Welcome you all to the amazing platform of Physics वाला. So, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी. आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री का एक टॉपिक है बेटा, दैट इज कॉलॉइड्स, जो कि हमारे नीट के सिलेबस में अभी भी है. आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं. कंप्लीट चैप्टर नहीं है बेटा, सिर्फ हमारे सिलेबस में है कॉलॉइड वाला पार्ट, और उसमें भी प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक वाला कॉलॉइड वाला पार्ट मेनली. तो हम लोग यहाँ पे सवाल प्रैक्टिस करेंगे. और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये सीरीज जब हमने स्टार्ट किया था और ये सीरीज जो खत्म होने जा रहा है, इस ड्यूरेशन में बहुत सारे सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ऐसे देखे. प्रैक्टिस से आपको अपनी इम्प्रूवमेंट में डिफरेंस नजर आ रहा होगा, और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा बेटा. अभी आपका आरटीएस हो, एआईटीएस हो, या टेस्ट सीरीज का कोई भी टेस्ट हो, उसको अच्छे से परफॉर्म करके दीजिएगा बेटा. क्योंकि ये जो टाइम है ना, दिवाली के बाद वाला टाइम, ये वो टाइम होता है जहाँ पे कितने बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं. तो हमें तैयारी को छोड़ना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. सो सबसे पहला क्वेश्चन देखना बेटा, क्या है आपकी स्क्रीन पे. ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे. अब क्लास लाइव तो नहीं है, लेकिन ट्राई तो आप लोग कर ही सकते हैं क्वेश्चन को कुछ इस तरह से कि आपका प्रैक्टिस हो. सबसे पहले आप मार्क कीजिए, एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. भाई कॉलॉइड क्या है? कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि कॉलॉइड क्या है. भाई सॉल्यूशन, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ. तीन तरह का सॉल्यूशन: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड. ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल नमक और पानी का सॉल्यूशन, सस्पेंशन मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन, और कॉलॉइड अगर एक ग्लास दूध में एक चम्मच दूध डालो, अब जो बना है दैट इज अ कॉलॉइड. और कॉलॉइड सॉल्यूशन को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है उसका पार्टिकल साइज. और जो पार्टिकल साइज होता है बेटा कॉलॉइड्स का, दैट इज बिटवीन 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻9 मीटर. ये इसका पार्टिकल साइज रेंज होता है बेटा. इसे ये भी बोल सकते हैं 1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर. सो एब्सोल्युटली राइट आंसर बेटा. जो पार्टिकल साइज होता है कॉलॉइड्स का, दैट इज बिटवीन दिस. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. क्या बोला है क्वेश्चन ने? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लायोफिलिक सोल. अब सबसे पहला सवाल मन में आ रहा होगा जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, लायोफिलिक सोल क्या होता है? ध्यान से देखना बेटा. कॉलॉइड्स जो होते हैं, कॉलॉइड्स आर जस्ट लाइक सॉल्यूशन, जहां पर इसके सॉल्यूट को हम क्या कह देते हैं? डिस्पर्स्ड फेज. इन सिंपल वर्ड्स, जो सॉल्यूट है उसे हम कह देते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें इसे मिलाया जाता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसे हम कह देते हैं डिस्पर्जन मीडियम. और ये जो कॉलॉइड्स हैं, ये क्लासिफाई किस बेसिस पर हुए हैं? तीन बेसिस पर. पहला, इनका क्लासिफिकेशन जो हुआ है ना बेटा, कॉलॉइड्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो तीन बेसिस पर हुआ है. पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. पहला क्लासिफिकेशन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ, समझना, ऑन द बेसिस ऑफ, इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. पहला क्लासिफिकेशन इस बेसिस पर हुआ है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, इस बेसिस पर. सेकेंड क्लासिफिकेशन हुआ है बेटा एफिनिटी. एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, किसके बीच में? बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. यहां पर ये दो तरीके से क्लासिफाई हुए हैं. एक जिसे हम कहते हैं बेटा लायोफिलिक सोल या कॉलॉइड, और एक जिसे हम कहते हैं बेटा लायोफोबिक सोल या लायोफोबिक
कॉलॉइड। लायोफिलिक सोल या लायोफिलिक कॉलॉइड कब बनता है बेटा? जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एफिनिटी यानी कि अट्रैक्शन बढ़िया होता है, गुड एफिनिटी, गुड अट्रैक्शन, तो वो है लायोफिलिक सोल। और जब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम का एफिनिटी अट्रैक्शन अच्छा नहीं होता तो उसे कह देते हैं बेटा, व्हेन देयर इज नो एफिनिटी और लेस एफिनिटी, उसे कह देते हैं बेटा दैट इज लायोफोबिक सोल। अभी यहाँ पे अगर सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्जन मीडियम अगर वाटर है तो इसे कह देते हैं हाइड्रोफिलिक सोल और इसे कह देते हैं हाइड्रोफोबिक सोल। तीसरा क्लासिफिकेशन जो हुआ है मेरा प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। किसके बेसिस पर बेटा? पार्टिकल साइज। किसका पार्टिकल साइज? डिस्पर्स्ड फेज का। तो ये कैसे क्लासिफाई हुआ है? मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड, मल्टी मॉलिक्यूलर। नेक्स्ट वन इज मैक्रोमॉलिक्यूलर and another one is associated colloids. So ये क्लासिफिकेशन है बेटा कॉलॉइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स। समझ आया बेटा? तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ ना कि अगर एक सॉल्यूशन है किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बोल दिया डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को बोल दिया डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ और बातें बता देती हूँ। ये चीज अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, ये चीज अगर आप एनसीईआरटी में देखते हो, ये वाली चीज बेटा दैट इज इसका क्लासिफिकेशन आपको सीधा सीधा याद करना है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, इन सोल के एग्जाम्पल है। मैम ये सॉल्यूशन जैसा तो नहीं है बेटा, सॉल्यूशन अलग है, वहां पे पार्टिकल साइज का रेंज अलग होता है। तो कॉलॉइड्स को या कॉलॉइड को अपन और किस नाम से जानते हैं बेटा? अपन इसे सोल के नाम से भी जानते हैं। एक बार इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देख लो। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा बेटा, है ना? इसको अपन सोल कहते हैं, कॉलॉइड कहते हैं। डिस्पर्स्ड फेज इज जस्ट लाइक सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। एंड सॉल्वेंट अपना है ये बेटा डिस्पर्जन मीडियम। ये रब हो गया है, इसको दोबारा लिख देती हूँ। व्हेन देयर इज गुड एफिनिटी, जब अट्रैक्शन बढ़िया होता है तो उसे लायोफिलिक कह देते हैं। अब इसे बनाना ना आसान होता है, तो इसकी प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं है, इसकी प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में है। इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट भी है, इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन में हमें मेथड्स मिलेंगे, वो सारे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो अब ना इसकी प्रिपरेशन सिलेबस में है, इनका भी ज्यादा डिटेल सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में है इनका प्रिपरेशन। लायोफिलिक अपने आप बन जाता है डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम में मिला के, क्योंकि एफिनिटी अच्छी है ना, इन्हें बनाना पड़ता है। फिजिकल मेथड है ना, सिंपल, सबसे पहले ग्राइंडिंग कर दिया है ना। तो इस केस में इसका जो कॉलॉइड्स को मिलाने के लिए ग्राइंडिंग मशीन्स होती है, वहां से कॉलॉइडल मिल्स, ब्रिडिक्स-ज़ार्क मेथड जिसे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं, और एक है पेप्टाइजेशन मेथड। क्लियर? केमिकल मेथड, ये फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड 4 है और इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ना, और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। क्लियर बेटा? तो ये इसके चारों रिएक्शन प्रिपरेशन वाली इंपॉर्टेंट है। फिर इनका क्लासिफिकेशन भी हुआ है इस बेसिस पर। कुछ जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखते हैं नेगेटिवली चार्ज सोल, जो पॉजिटिव रखते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल। सवाल पे आ जाते हैं। सवाल यहाँ से हमारा बन रहा है कि इनमें से कौन ये पूछ रहा है कि यूज नहीं होता लायोफिलिक सोल को बनाने के लिए। बेटा लायोफिलिक सोल वो सोल होते हैं जहां पर ऑलरेडी देयर इज गुड एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जब एफिनिटी बढ़िया है ना, तो ये तो एज अ एग्जाम्पल ही है किसके? लायोफिलिक। मेटल्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये जरूरत पड़ती है लायोफोबिक सोल्स में, जहां पर एफिनिटी बढ़िया नहीं होती है।
सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम ऑप्शन डी। बेटा क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़े ध्यान से पढ़ना, उसने नॉट यूज्ड बोला है, आप अगर नॉट मिस कर दोगे तो पहला ऑप्शन देके मार्क कर दोगे, ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला सवाल देखेंगे बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कॉलॉइड। इनमें से कौन एसोसिएटेड कॉलॉइड का एग्जाम्पल है? अरे भाई एसोसिएटेड कॉलॉइड सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सोप इन वाटर, यही पढ़ाया जाता है ना पूरा, प्योरिफिकेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। प्रोटीन इन वाटर, ना जी ना, ये एसोसिएटेड कॉलॉइड नहीं है। सोप इन वाटर, यस दैट इज एसोसिएटेड कॉलॉइड। मैम ये क्या है, भूल गए? मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, लायोफोबिक कॉलॉइड्स, पूरा क्लासिफिकेशन। ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। सोप इन वाटर, क्योंकि एसोसिएटेड कॉलॉइड्स में जब आपने पढ़ा होगा सोप का फॉर्मेशन या सोप का मतलब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो वहां पे आपको पता होगा एसोसिएटेड कॉलॉइड्स का कैसे फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दो टर्म्स और यूज होती हैं बेटा, एक होती है सीएमसी और एक यूज होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। अलग से इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि उस पर क्वेश्चन इसमें डिस्कस नहीं है। सीएमसी बोलते हैं बेटा क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन को, क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो चाहिए होती है हमें सोप का माइसल फॉर्मेशन करने के लिए, उसे सीएमसी कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर -4 मोलर। और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर जिस पे फॉर्मेशन होता है माइसल का, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम सोप इन वाटर। अगला सवाल, फॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब मैंने कहा ना ये सवाल कहां से पता है, ये एग्जाम्पल है यहां से, जो क्लासिफिकेशन हुआ है ना कॉलॉइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो दे रखे हैं आगे की तरफ ये डिस्पर्स्ड फेज दे रखे हैं और पीछे जो दे रखे हैं ये डिस्पर्जन मीडियम दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो फॉग होता है सर्दियों के समय में, सर्दियां शुरू हो गई हैं राइट, ये जो फॉग होता है ये किसका एग्जाम्पल है? सो बेटा ये एग्जाम्पल होता है दैट इज लिक्विड, क्या होता है एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स हो जाते हैं, ठीक है। सो ये जो है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन अ गैस। सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर? ये कहाँ से है सवाल, सवाल कहाँ से है ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ ताकि एनसीईआरटी से आप उस पार्ट को जरूर पढ़ें। तो ये क्वेश्चन ये है जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ है, जो कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन हुआ है ना फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अगला सवाल रैपिड फायर क्वेश्चन है, ऐसा चैप्टर फिजिकल में और कोई है ही नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफोबिक कॉलॉइड? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लायोफोबिक कॉलॉइड वो कॉलॉइड्स होते हैं जहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में एफिनिटी अच्छी नहीं होती। तो एक ट्रिक बता देती हूँ, जब भी किसी मेटल वाला कॉलॉइड होगा ना, कोई भी मेटल या नॉन मेटल इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि वो आपका लायोफोबिक कॉलॉइड है, क्योंकि जिलेटिन, स्टार्च, गम, ये सब तो दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक जहां पे एफिनिटी ऑलरेडी बढ़िया है। सो करेक्ट आंसर हियर विल बिकम सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following electrolyte will be most effective in coagulation of negative soul? नेगेटिव सोल मतलब नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड, कोगुलेशन मतलब अगर कॉलॉइड्स में पढ़ रहे हैं तो कोगुलेशन बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन होता तो प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो जब किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल को, कॉलॉइड को हम कुछ अमाउंट में एजेंट मिलाकर उसका कोगुलेशन कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन कर देते हैं, उसे कोगुलेशन कहते हैं। तो अगर हमें कोगुलेशन करना है किसी नेगेटिव सोल का तो हम क्या देखेंगे, याद है हार्डे शूज रूल, हम ये देखेंगे सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी है। तो अगर हमें नेगेटिव सोल को कोगुलेट करना है तो उस केस में कोगुलेटिंग पावर हम ये देखेंगे पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा इन सभी सॉल्ट्स में से किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका कोगुलेटिंग पावर उतना ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर कैटायन है K+, इस पे तो प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर भी कैटायन है K+, यहाँ पर कैटायन है Na+, और यहाँ पे कैटायन है
Mg+2। अब आप खुद बताइए सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन किस में प्रेजेंट है? ऑप्शन डी। सो ये एजेंट यूज होगा इस नेगेटिवली चार्ज सोल को कोगुलेट करने के लिए, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करने के लिए मोर एफिशिएंटली। क्लियर? अगला सवाल देखेंगे। कॉलॉइड्स कैन बी प्योरिफाइड बाय, इन्हें प्योरीफाई किससे किया जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे। पहले लिखा हुआ है कंडेंसेशन, ना जी ना। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन से प्योरीफाई थोड़ी ना करते हैं। पेप्टाइजेशन से तो कॉलॉइड को बनाया जाता है, ये तो प्रिपरेशन है। ये क्या है बेटा? फिजिकल मेथड। ये क्या है? फिजिकल मेथड। किस चीज का? फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड। तो ये तो प्रिपरेशन का पार्ट है, लेकिन वो तो प्योरिफिकेशन पूछ रहा है। कोगुलेशन, कोगुलेशन यानी कि जब प्रेसिपिटेशन होता है कॉलॉइड का, सो दैट इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ प्योरिफिकेशन, दैट इज डायलाइसिस। डायलाइसिस यूज होता है बेटा प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड के लिए। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल कॉलॉइड्स, जितने भी कॉलॉइड्स होते हैं, नंबर 1 आर सस्पेंशन ऑफ वन फेज इन अनदर। नहीं, सस्पेंशन अलग सॉल्यूशन है, मैंने पहले एग्जांपल बता दिया। सस्पेंशन अलग सॉल्यूशन है। आर टू फेज सिस्टम, यस, फेज तो अलग अलग हो सकता है ना। अगर फेज नहीं होता, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, तो अलग अलग होते इस केस में। ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता भाई, ट्रू सॉल्यूशन की कैटेगरी अलग है। कंटेन ओनली वाटर सॉल्युबल पार्टिकल, नहीं, अगर ऐसा होता तो लायोफोबिक सोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अ टू फेज सिस्टम। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेल, इनमें से कौन जेल नहीं है? ध्यान से पढ़ना बेटा। चीज, जेलीज, जेलीज तो सबको पता है, कर्ड एंड मिल्क। अब खुद सोचिए आपको कौन जेल नहीं लग रहा है? डेफिनेटली बेटा मिल्क इज द करेक्ट आंसर। मिल्क इज नॉट अ जेल। बाकी तो एग्जांपल्स है इमल्सन के, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल के, राइट? जेलीज इज अ पार्ट ऑफ जेल, बट मिल्क इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ कॉलॉइड फ्रॉम सस्पेंशन, जब एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस मिलाया जाता है ना, प्रेसिपिटेट, किसी फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में कुछ एक ऐसा एजेंट मिलाया जाता है जिससे क्या हो जाए, है ना, फॉर्मेशन हो जाए कॉलॉइड का, दैट इज सस्पेंशन के द्वारा होता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं पेप्टाइजेशन। ये मेथड्स तो बाकी तो है भी नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन नाम ऐसा दे देता है कि आपको कंफ्यूजन अराइज हो जाता है। करेक्ट आंसर इज पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना बेटा क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा देखना। गिवन बिलो आर फ्यू इलेक्ट्रोलाइट्स, नीचे जो दे रखे हैं वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं इनमें से कौन, विच अमंग द फॉलोइंग इज कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल क्विकेस्ट एंड ऑफ लीस्ट कंसंट्रेशन। इनमें से कौन गोल्ड सोल को कोगुलेट कर सकता है, सबसे कम मात्रा उसकी ली जाए उससे भी काम चल जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, गोल्ड सोल जो है इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल। भाई आप एनसीईआरटी ओपन करोगे तो पॉजिटिव सोल नेगेटिव सोल के एग्जाम्पल दे रखे, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज सोल है और इसे कोगुलेट करना है, तो मैंने क्या बताया था, हार्डे-शूल्ज़ रूल यही तो कहता है कि भाई अगर नेगेटिव सोल को कोगुलेट करना है तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे वो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा है। ठीक है, कैटाइंस देखने हैं बस। एनायन कब देखेंगे? जब पॉजिटिवली चार्ज सोल है। अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल होता तो हम देखते नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पर जो कैटायन है वो Na+ है, यहाँ पर Mg+2 है, यहाँ पे Al+3 है, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +2 आएगी और कैटायन +2 है। दिस इज नॉट द कैटायन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनायन का पार्ट है। सिंपल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज कैटायन एल्यूमिनियम ही है। क्लियर टू ऑल? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज कोगुलेशन ऑफ अ सोल। कोगुलेशन ऑफ अ सोल का मतलब ये होता है बेटा कि किसी कॉलॉइड का प्रेसिपिटेशन कर दो, किसी सोल को प्रेसिपिटाइज कर दो, प्रेसिपिटेट कर दो, दैट इज कोगुलेशन ऑफ सोल। तो जो मिनिमम मात्रा इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए होती है कोगुलेट करने के लिए किसी सोल को, उसे कहते हैं उसकी कोगुलेशन वैल्यू। गोल्ड नंबर अलग होता है ना, गोल्ड नंबर इज अ डिफरेंट थिंग। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, कोगुलेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। भाई ये तो आपने बचपन से पढ़ा है साइंस के अंदर, बताइए स्काई का ब्लू कलर किस वजह से होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल की वजह से तो स्काई ब्लू नहीं नजर आता। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, डिस्पर्जन जो होता है लाइट का। लास्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स, नहीं भाई क्लाउड्स की वजह से तो नहीं दिखता। सो करेक्ट आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, नहीं भी होगा तो भी करेक्ट है, दैट इज ड्यू टू बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, आर्टिफिशियल रेन। अरे वाह, ये क्या पूछ लिया। अभी अभी दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाया गया था, है ना, हो नहीं पाया वो अलग बात है। एंड दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल कॉलॉइड्स का वहां पर, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन जो करवाई गई है वहां पे कंसेप्ट यही यूज किया गया है बेटा, सरफेस केमिस्ट्री का। सो इसमें करवाते क्या है, जो अपोजिटली चार्ज कॉलॉइड्स होते हैं, है ना, उनका आपस में कॉलिजन करवाया जाता है। जो भी अपोजिटली चार्ज आपके पास क्या होते हैं बेटा, कॉलॉइड्स होते हैं, उनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है। पढ़िए, अपने दिमाग से आंसर निकालिए, मैंने तो आपको बता ही दिया है। हाँ जी, बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के हिसाब से, थोड़ा सोचिए, बताइए। आर्टिफिशियल रेन, डेफिनेटली बेटा। अभी दिवाली का टाइम था, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए तो आर्टिफिशियल रेन कराने का प्लान किया था, ताकि जो भी डस्ट है ना, अपोजिटली चार्ज जो भी कॉलोइडल डस्ट है ओवर अ क्लाउड, उसी के थ्रू वो रेन हो सकती है, ऐसा नहीं कि कभी भी कहीं पर भी। तो वो क्रिएट करने के लिए अभी आर्टिफिशियल रेन करवाया जा रहा था, ताकि पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाए। दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये भी करेक्ट है बेटा, अगर डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू करवाया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर सिंपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता तो भी हम कह सकते थे, क्योंकि हमारी आंखों को नजर आता है ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपोजिट चार्ज कॉलॉइड डस्ट ओवर अ क्लाउड, डेफिनेटली सेम चार्ज कॉलॉइड, ना जी ना, सेम चार्ज में तो कुछ नहीं होगा, बोथ भी नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्राउनियन मोशन, ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल पार्टिकल है, चाहे वो कोई सा भी कॉलॉइड हो। तो जो पाथ होता है पार्टिकल्स का, लीनियर, नहीं, लीनियर तो नहीं होता। कर्व्ड, नहीं, ये भी नहीं होता। जिगजैग मोशन होता है, दैट इज करेक्ट। अनसर्टेन से ज्यादा करेक्ट वर्ड है जिगजैग पाथ। अगर आपको याद हो, आपने बचपन में रट्टा मारा होगा, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। क्लियर? देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सोल एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड, आपको याद है, आपको गोल्ड नंबर वाला कंसेप्ट अगर याद हो थोड़ा सा, प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का यूज किया जाता है ताकि सोल प्रोटेक्टेड रहे, है ना, एक लेयर बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, उसी को कहते हैं बेटा दैट इज प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये तो खुद ही सोल का एग्जाम्पल है ना, ये तो सोल है खुद, ये कैसे प्रोटेक्टिव वो बनेगा? ये भी सोल का एग्जाम्पल है, ये भी गोल्ड सोल है, ये भी सोल है आर्सेनिक सल्फाइड, लेकिन जिलेटिन इज यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कॉलॉइड। अच्छी बात यह है कि बाकी एग्जाम्पल सवाल में जो दिए हैं वो सीधे सोल के एग्जाम्पल है, बट दैट इज द ओनली जो कि एक प्रोटेक्टिव कॉलॉइड है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, the Tyndall effect associated with the colloidal particle is due to, again Tyndall effect is property of colloidal particles, right?
तो टिंडल इफेक्ट किस वजह से नजर आता है? आंसर बहुत ही क्लियर है ना? बेसिक्स। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस? नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट? यस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट? नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? नहीं। सो मेरे प्यारे बच्चों, Tyndall effect is the property of colloidal particles and that is due to scattering of light. तो सरफेस केमिस्ट्री पूरा हमारे सिलेबस में नहीं है। हमने उतना पोर्शन कवर कर लिया है बेटा जहां से सवाल आने की पॉसिबिलिटी है। इन क्वेश्चंस को अगर आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपका एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, एक बार इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी जरूर दें, ठीक है? और मुझे आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही थे और कितने गलत, ठीक है? एंड जो भी बच्चे दिल लगाकर मेहनत करके नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे ऑलवेज मोटिवेटेड, ठीक है? टाटा, बाय बाय, हैव अ गुड डे।